बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। और जैसा कि हमारा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चल रही है इस टाइम, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसका लेक्चर नंबर 6 है, चैप्टर 1 का ही। कल हम एटॉमिक साइज को डिस्कस कर रहे थे। एटॉमिक साइज के अंदर कल आपने एटॉमिक रेडियस पढ़ा है और उसके अंदर हमने एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। एटॉमिक रेडियस बेसिकली होता क्या है ये देखा था और उसके ट्रेंड्स को स्टडी किया था। तो आज भी तकरीबन ये वही टॉपिक है। मैंने आपको कल भी बताया था कि आयनिक रेडियस भी ऑलमोस्ट सेम वही चीज है। फर्क ये है कि वो न्यूट्रल एटम को डिस्कस कर रहे थे हम वहां पर, यहां पर बच्चे आयन को डिस्कस करेंगे। तो अब जरा ये भी स्टडी कर लें, कल वाले को जहन में रखते हुए जरा ये मेरी बातें सारी सुनिएगा। आयनिक रेडियस से जब बात शुरू कर रहे हैं, अगेन में डेफिनेशन कल वाली ही डेफिनेशन है। देखें क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, अगेन एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द आयन। अब यहां पर कोई आयन हो, मिसाल के तौर पे बेटा ये सोडियम है आपके सामने। सोडियम की एग्जांपल मैं यहां पर अगेन दे देता हूं कि ये न्यूक्लियस है बेटा। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी +1। क्योंकि आपने कल पढ़ा था कि सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इसका मतलब उसके शेल्स में, इलेक्ट्रॉनिक शेल्स में इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे, क्योंकि प्रोटॉन 11 हुए ना जब तक वो न्यूट्रल था। बट वो आयन कब बनेगा, जब अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो बच्चे जब आउटर मोस्ट शेल में से उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो देखें बाकी पीछे अब 10 रह गए, 2 पहले शेल में, 8 दूसरे में। ये अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सोडियम आयन में मौजूद हैं। तो अब वो देखें तो बेटा ये न्यूक्लियस से लेकर के अब ये आउटर मोस्ट शेल है, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आयोनिक रेडियस। ठीक है, अब आगे जी साइजेस ऑफ आयंस पर आ जाते हैं। आयंस आपको पता है 2 तरह के होते हैं बेटा, या पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को कैट आयन कहा जाता है और नेगेटिव आयन को एन आयन कहा जाता है। ठीक है, अब साइजेस में फर्क आ जाता है। पेरेंट एटम यानी कि न्यूट्रल एटम की निस्बत पॉजिटिव आयन बने या नेगेटिव आयन बने, साइज में फर्क आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। वही डिफरेंस को स्टडी करते हैं जरा। देखिए बेटा सोडियम की एग्जांपल मैंने अगेन लिया है यहां पर। पहले मैं कैट आयन की बात कर रहा हूं। सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि सोडियम एक मेटल एटम है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अच्छे से लूज करता है, इजीली लूज करता है। तो बेटा ये सोडियम था, ये देखें इसके 11 होता है एटॉमिक नंबर। बेटा 11 एटॉमिक नंबर का मतलब ये देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। इसको यूं भी लिखा जा सकता है यहां पर 2, 8 एंड 1, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, 11 इलेक्ट्रॉन पूरे। तो ये जब अपने आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो अब क्या बच गया, पहले में 2, दूसरे में 8, बस। अब ये इलेक्ट्रॉन हो गए, जो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था वो लूज हो चुका हुआ इस टाइम। ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके पास क्या बन जाता है, पॉजिटिव आयन। इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है और वो जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है आप देखें वो यहां पर ये मैंने लिखा हुआ है। इक्वेशन समझ आइए। न्यूट्रल सोडियम एटम 2, 8, 1, 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में। अब उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो आप देखें 2 और 8 ये रह गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। इससे क्या होता है, सोडियम आयन का साइज छोटा हो जाता है। अब वो क्यों छोटा हो रहा है, एक और तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है कि देखिए पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 था। जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया स्टूडेंट्स, तो आप देखें पहले में 2, दूसरे में 8, बस। अब जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो ये लूज हो चुका हुआ है, निकल गया। तो उसकी वजह से आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस स्मॉल हो गया। यहां पर जो था जब ये न्यूट्रल एटम था तो देखें जी एटॉमिक रेडियस कितना था, दैट वाज 186 पिकोमीटर। लेकिन जब ये आयन में कन्वर्ट हो गया तो अब इसका एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयनिक रेडियस जो है वो कितना हो गया, 102 पिकोमीटर। एटॉमिक रेडियस नहीं इसको कहेंगे, यहां पर ये एटॉमिक रेडियस था, यहां आके अब ये क्या बन गया, आयनिक रेडियस बन गया। और ये रेडियस के स्मॉलर होने की बेटा ये 2 वजूहात मैंने नीचे लिखी हुई है। देखिए पहली क्या है, बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल। एक बात तो यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक शेल रिमूव हो गया,
देखें यहां पर 1 2 और 3 शेल थे, अब पीछे कितने रह गए, सिर्फ 2 शेल्स रह गए जब ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ। तो एक तो ये वजह है कि शेल खत्म हो जाना, दूसरी वजह जो जरा टेक्निकल है वो से देखिएगा, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो भी इसमें डिस्टर्ब हो जाती है। अब वो कैसे डिस्टर्ब होती है, व्हेन इट वाज अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वर सेम, 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे। बट जब सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन अपने में से लूज कर दिया तो अब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं पीछे, प्रोटॉन अभी भी 11 ही हैं। तो देखें पहले क्या था, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे और एक एटम का साइज बना हुआ था। अब क्या हो गया, जब ये आयन में कन्वर्ट हुआ तो प्रोटॉन अभी भी 11 ही हैं, लेकिन पहले वो 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब वो अपनी तरफ सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को जितना अट्रैक्ट करते हैं, अगर वही 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे। जब वो ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे तो बच्चे डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड थोड़ा कन्वर्ज हो जाएगा, थोड़ा न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो जिसकी वजह से एटॉमिक साइज या आयनिक साइज क्या होता है, फिर स्मॉल हो जाता है। कि सोडियम व्हेन इट इज इन न्यूट्रल स्टेट, जब इसके ऊपर जीरो चार्ज था तो इसका साइज था 186 पिकोमीटर, जिसको मैं एटॉमिक रेडियस कहूंगा यहां पे। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम आयन बन गया, तो अब देखें अब इसका साइज 102 पिकोमीटर हो चुका है। ठीक है, और पॉजिटिव आयन आपको पता है बनता भी कैसे है, व्हेन न्यूट्रल एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा, जिसको कैटायन कह रहे हैं, और जिसमें साइज स्मॉलर हो जाता है इन दो वजूहात की वजह से। अब आगे बात करते हैं जी एनाइन की। एनाइन कौन सा आयन होता है जनाब, नेगेटिव आयन होता है। और ये किस तरह से बनता है कि जब कोई न्यूट्रल एटम अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा, और ये न्यूट्रल एटम आमतौर पे कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट के अंदर ही टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करे, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है। बाय द वे फ्लोरीन की एग्जांपल ली हुई है जी, फ्लोरीन। फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है जी, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। 9 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है कि इसके अंदर फिर 9 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7, इस तरह से 9 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हुए होते हैं। अब आपको पता है कि दूसरे शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 अकोमोडेट होते हैं, लेकिन अभी तो 7 है। सो इट्स मीन एक की वैकेंसी है, गुंजाइश है कि अभी एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हो सकता है। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये फिर फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में जाकर ऐड हो जाता है। अब जब ये ऐड होगा तो ये फ्लोराइड आयन बन जाता है, यानी कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन और अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, जो कि पहले 7 थे। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो गया। बात समझ रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐड होकर ये एनाइन तो बन गया, लेकिन इसका साइज क्या हो जाता है, पेरेंट एटम की निस्बत इंक्रीज हो जाता है, न्यूट्रल एटम की निस्बत इंक्रीज हो जाता है। अब उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये एक आपके सामने लिखी हुई है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस। और वो न्यूक्लियर चार्ज क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की रेशियो डिस्टर्ब हुई है। जब पॉजिटिव आयन बनता है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब यहां पर प्रोटॉन की निस्बत इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, देखें यहां पर 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन थे व्हेन इट वाज अ न्यूट्रल एटम, लेकिन जब ये फ्लोराइड आयन बना तो प्रोटॉन तो अभी भी 9 ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब इसमें कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। तो जिसकी वजह से पहले की निस्बत न्यूक्लियस उतना स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को नहीं खींच सकेगा, इसीलिए मैं कहूंगा कि न्यूक्लियर चार्ज यहां पर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। जब न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो गया, यानी कि जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो अब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब नहीं आएंगे, अब इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से जरा फार्दर अपार्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से आयोनिक रेडियस जो है एन आयन का वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट एटम। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे ये सामने लिख दिया, 72 पिकोमीटर पहले इसका साइज था, अब 133 पिकोमीटर हो चुका है। ठीक है, फ्लोरीन है, ये एग्जांपल के तौर पे याद रखिएगा। आगे बात आती है ट्रेंड्स की। सेम मैंने आपको कल बताया था, जो एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स थे वही हमारे पास आयनिक रेडियस के भी ट्रेंड्स होंगे। तो कल वाली बात ये देखें, इन ग्रुप्स, पहले ग्रुप्स में देखें तो इट्स मीन हम टॉप टू बॉटम बात कर रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स में। सो ग्रुप वाइज आयंस का साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, आयन का साइज टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा उन्हीं 3 वजूहात की वजह से। एक तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम, सेकेंडली
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज होते थे, और थर्डली शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप वाइज। सो दैट्स व्हाई एटॉमिक जो आपके पास साइज है एटम का वो इंक्रीज होता है आयन का। और पीरियड्स में देखें इसी तरह तो डिक्रीज होता था जी। क्यों? वजूहात ये दोनों फिर से आपके सामने थी। एक तो एटॉमिक नंबर लेफ्ट राइट इंक्रीज हो रहा है, और दूसरी बात न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता जाता है, न्यूक्लियस मोर पावरफुल होता जाता है, मोर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाता था। ठीक है, ये तो अभी आप समझ लें हमारा कल वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब आज का टॉपिक आगे हम नेक्स्ट जो है आयोनाइजेशन एनर्जी को मैं पढ़ाने लगा हूं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी आज पूरा नहीं, मैं सिर्फ आपको उसकी डेफिनेशन बता रहा हूं, और इस लेक्चर में आपको ये डेफिनेशन बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, आज सिर्फ हम डेफिनेशन और ये एक आधी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, बाकी इसके फैक्टर्स, इसके ट्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। देखिए जी, अब आयोनाइजेशन एनर्जी, पहले तो मैं यहीं से जरा इसको समझाने की कोशिश करूं। आयोनाइजेशन एनर्जी में देखें वर्ड आ रहा है आयन, एनर्जी से रिलेटेड। आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूट्रल एटम को आयन बनाने की एनर्जी। ठीक है, आप समझ लेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, लेकिन ये न्यूट्रल एटम क्या बना होगा, यहां पर इसने पॉजिटिव आयन बनना है, या आप मुझे यूं कहने दें कि एक न्यूट्रल एटम को कैट आयन में, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करने की जो एनर्जी है उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी कह सकते हैं। ये तो हमने जरा अपनी वर्डिंग देख ली, अब जरा देखते हैं कि डेफिनेशन हमें कैसे समझाती है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। बच्चे मैं अगेन बता रहा हूं, इसमें छोटी छोटी बातें जरा गौर कीजिएगा। सबसे पहले कहते हैं द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ये वर्ड देख ले, मिनिमम का लफ्ज होना जरूरी है। अभी एग्जांपल डिस्कस करते हैं तो मैं आपको बताता हूं क्यों जरूरी है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन या अगर एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन आप लूज करते हैं, फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर वाले शेल में से, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये बात जरा समझे कि आपके पास कोई भी चीज है, आई मीन कोई भी स्टेट हो सकती है, इट कुड बी सॉलिड, कुड बी लिक्विड, कुड बी गैस। अगर सॉलिड स्टेट है तो आपको उसको गैस में कन्वर्ट करना है, अगर लिक्विड स्टेट है तो उसको भी गैस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जस्ट हम गैसियस स्टेट में फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉलिड या लिक्विड में नहीं करते। पहले ये बात ध्यान में रखिएगा। अब दोबारा डेफिनेशन की तरफ आए, उर्दू में बता रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा। कहता है कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी अकेले गैस के एटम के आउटर मोस्ट शेल में से निकालने के लिए। दोबारा गौर से सुनिएगा कि आपके पास कोई एक एटम है, हम एटम ड्रा कर लेते हैं, यहां पर समझना आसान हो जाएगा। ये देखें, न्यूक्लियस, पहला शेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, चलें चौथा शेल, और मैं कहता हूं ये एक इलेक्ट्रॉन मौजूद था। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस टाइम वो जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, ये एनर्जी सेम होगी सारी, लेकिन अगर मैं क्या करूं, ये मैं एनर्जी प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, एनर्जी जब प्रोवाइड करूंगा एटम को, एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इस एनर्जी को अपने अंदर स्टूडेंट्स एब्सॉर्ब कर लेगा। जब वो इस एनर्जी को अपने अंदर एब्सॉर्ब करेगा तो अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले की निस्बत इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही इसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, ये यहां से जंप कर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकला तो यहां पर अब अगेन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब हो गई। पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक जितने थे, लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर चला गया तो अब एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, जिसकी वजह से इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा। अब ये कैटाइन बन गया। तो ये जितनी एनर्जी लगी इसको कैटाइन बनाने में गैसियस स्टेट से, तो वो आपके पास क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे पास आइसोलेटेड अकेला एक एटम, ठीक है, मेरे पास एक अकेला गैसियस स्टेट में एटम मौजूद है, उस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए, निकालने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो मेरे पास क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब इसी बात को मैं सोडियम की एग्जांपल से समझा रहा हूं। जी सोडियम, अगेन इसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 11 है,
यहां पर उसी तरह मैं डिस्ट्रीब्यूशन अगर लिख दूं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, ये भी न्यूट्रल स्टेट थी। अब मैंने क्या किया, इस सोडियम को हीट किया। यहां मैंने लिखा भाई, ये देखें, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम था, ये सोडियम को मैंने किसी भी सोर्स से क्या कर दिया जी, हीट अप करना शुरू कर दिया। हीट करूंगा तो क्या होगा, ये सोडियम एटम की एनर्जी अब इंक्रीज होने लग जाएगी। ये सोडियम का एटम क्या कर रहा है इस टाइम, मैं हीट कर रहा हूं तो हीट के अंदर जो एनर्जी है, ये सोडियम का एटम उस एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर रहा है। और वो अब्सॉर्ब बेसिकली हो कहां पर रही है, इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो इस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी क्या हो रही है, अब बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अनटिल अनलेस क्या होगा कि ये आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन इतनी ज्यादा एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेगा कि ये यहां से नॉक आउट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया इस एटम से बाहर। जब ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर निकल गया तो अब ये जो न्यूट्रल एटम था ये क्या बन गया, ये वाला आयन बन गया। अब इस पे पॉजिटिव 1 का चार्ज आ जाएगा, पहले में 2, दूसरे में 8, जो तीसरे शेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो अब रहा ही नहीं, तो ये पॉजिटिव आयन बन गया। अब इसको न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जितनी कम से कम एनर्जी चाहिए थी, दैट वाज 496 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आप देखें 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी जब इस एटम को दी गई तो इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपने में से रिलीज कर दिया। इसका मतलब अगर 496 किलो जूल एनर्जी पे ये रिलीज कर रहा है तो 497 पे भी कर देगा, 498 पे भी कर देगा, 500 पे भी कर देगा, 600 पे भी कर देगा। ऐसे ही है, क्योंकि कम से कम 496 पे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन के वो वहां से नॉकआउट कर जाए। तो डेफिनेटली 497 पे भी करेगा, 8 पे भी करेगा, 500 पे भी, 600 पे भी। तो इसीलिए फिर यहां पर वर्ड आता है मिनिमम का, क्योंकि अगर 497 पे भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, 498 पे भी हो जाता है, तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी मैं किसको कहूंगा, 496 को, 497 को या 8 को। तो इसलिए ये वर्ड अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहां पे 496 इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्रॉम विच इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन द outermost shell of the isolated gaseous atom could be released। कि आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, उसे कम से कम 496 किलो जूल पर मोल की एनर्जी चाहिए। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कस करता है, चलूं ये एंटी टेस्ट वगैरह में आपके काम आएगा। देखें, बात करते हैं 496 किलो जूल पर मोल, ये यूनिट बड़ा जरूरी है, किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब क्या है, 1 मोल सोडियम। और 1 मोल सोडियम क्या होती है, जिसमें एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल एटम्स होंगे। यानी कि ये जो लिखा हुआ है सोडियम, इसके पीछे 1 है, ये 1 मोल ऑफ सोडियम है बेसिकली यहां पर। तो 1 मोल ऑफ सोडियम यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम यहां पर मौजूद हैं। इन सारे एटम्स के एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल एटम्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाना है हमने। तो अगर मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं तो 496 किलो जूल एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे जब ये सब एटम, तो सब के सब एटम 6.02 इंटू 10⁻23 सोडियम आयंस बनाएंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी अपने में से लूज करेंगे। ठीक है, यानी कि ये जो 496 है मेरे पास, ये सिंगल एक एटम की एनर्जी नहीं है, ये सोडियम का एक एटम नहीं है, ये सोडियम के 6.02 इंटू 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल एटम्स हैं। एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल एटम के अंदर से आपने एवोगैड्रो नंबर के इक्वल एटम के आयन बनाए हैं और उतने ही ये इलेक्ट्रॉन भी लूज हुए हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं है, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। कब, जब 496 किलो जूल एनर्जी दी। ठीक है, और उसी तरह अब ये एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। पहले ये समझें, मैग्नीशियम है जी 2A ग्रुप का मेंबर है, पहले मेंबर सॉरी दूसरा, बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम दूसरा। तो अब ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ने भी जब अपने आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो मैग्नीशियम आयन बना, इस पे +1 का चार्ज आया और इसके लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी जी, 738 किलो जूल पर मोल। लेकिन अभी मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालना चाह रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में से, तो बच्चे इसको मजीद एनर्जी देंगे तो वो कितनी कहता है कि 1451 किलो जूल पर मोल, 1451 किलो जूल
पर मोल एनर्जी जब दूंगा ना मैं मैग्नीशियम को, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो जाएगा। ये देखें यहां पर मैंने +1 का चार्ज लगाया है, ये क्या शो कर रहा है कि मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया अपने में से। अब देखिए यहां पर +2 का चार्ज लगाया, इट इज डाई पॉजिटिव आयन, यानी कि इसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से ये मैग्नीशियम +2 बना, उसके लिए इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी। ठीक है, यानी कि यहां पर आके आप सीखेंगे कि एक वर्ड होता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी और एक होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको मैं लिख देता हूं, दैट वाज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, दैट वाज द सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम। जब पहला इलेक्ट्रॉन लूज हो तो उसके लिए जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए थी वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा उसी एटम में से जो पहले यूनिपॉजिटिव आयन था, जब वो डाई पॉजिटिव आयन बन गया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। ये लास्ट बात है मेरे लेक्चर की आज की। क्वेश्चन आता है व्हाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कि हमेशा दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की निस्बत ज्यादा ही क्यों होती है। तो इसमें अगेन आप ये वाली बात ध्यान में रखें, इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो की, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की। यहां पर मैंने एक बात की थी कि जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है। इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब देखें जब वो न्यूट्रल एटम था तो उसका न्यूक्लियर चार्ज उतना ज्यादा नहीं था, तो पहला इलेक्ट्रॉन लूज करवाना आसान था। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो अब आप देखें, अब ये मैग्नीशियम पॉजिटिव आयन बन गया। यहां पर ये न्यूट्रल था, जब न्यूट्रल था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल थे तादाद में। अब यहां पर क्या है, यहां पर एक प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत इसमें, जब ये मैग्नीशियम यूनिपॉजिटिव आयन बन गया। तो अब दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करवाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पहले की निस्बत अब इस पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्यों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है? क्योंकि अब प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम है। तो अब फिर भी हम एक और इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज करवाना चाह रहे हैं, तो पहले की निस्बत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। क्यों ज्यादा एनर्जी चाहिए? क्योंकि पहले की निस्बत जब न्यूट्रल एटम था तो जो आपके पास न्यूक्लियस होता है एटम का, वो इलेक्ट्रॉन्स को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर रहा होता कि जब वो एक पॉजिटिव आयन बन जाए और फिर उसको अट्रैक्ट किया जाए उतना स्ट्रांगली। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव आयन बन गया, अब ये ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अब पहले की निस्बत एनर्जी भी ज्यादा ही रिक्वायर्ड होगी। सो दैट्स व्हाई हमेशा ऑलवेज सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये आज अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ, इंशाल्लाह इसके ट्रेंड्स को और फैक्टर्स को मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ये बातें गौर से समझ लीजिएगा जो आज हमने स्टडी की हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।